नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपका इस नई क्लास में। देखिए, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल, जो कि चतुश्रेणी भर्ती जो आ रखी है 54,000 की, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही वाहन चालक तथा अन्य राजस्थान में होने वाली प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जहां भूगोल का पाठ पूछा जाता है, उसके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी भाग। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्वी मैदानी भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान के भूगोल में स्थिति और विस्तार हमने पढ़ लिया। उसके बाद भौतिक प्रदेश में हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ लिया, अरावली प्रदेश पढ़ लिया। यदि आपने पहले क्लास नहीं ली है तो आप जाके यूट्यूब पर देख सकते हैं। आज जो है इसकी चौथी क्लास रहने वाली है, पूर्वी मैदानी भाग। इसके बाद हम हाड़ौती का पठार पढ़ेंगे और अपना ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, भौतिक प्रदेश। उसके बाद नया टॉपिक लेंगे, फिर तो चाहे जलवायु या कुछ और एक नया टॉपिक हम भूगोल का लेने वाले हैं। इस प्रकार सारा जो है सिलेबस हम यहाँ पर एकदम निःशुल्क अपने यूट्यूब चैनल पर करने वाले हैं। ठीक है भाई दोस्तों, तो चलिए बगैर किसी देरी के, यदि आप नए हैं तो गोल गुरु एकेडमी चैनल जो है इससे जरूर जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ यदि बात करें, ये अपना टेलीग्राम चैनल है गोल गुरु एकेडमी नाम से। इस पर आपको पीडीएफ मिलेगी तथा क्लास की पूरी सूचना यहां से प्राप्त कर सकते हो। प्ले स्टोर से जाके गोल गुरु एकेडमी जो अपना ऐप है इसको डाउनलोड करना, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप अच्छी क्वालिटी की टेस्ट सीरीज वैक्या सहित यहां से दे सकते हैं। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी भाग, मतलब जो अरावली के पूर्व में तथा हाड़ौती के उत्तर में। यदि राजस्थान की बात करें, ये अपना प्यारा सा राजस्थान है। ये राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर अरावली है। ये वाला पार्ट किसका है? अरावली का है। ये यहां से लेके ये वाला जो भाग आता है, ये वाला भाग, इसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। ये क्षेत्र क्या कहलाता है? पूर्वी मैदानी भाग कहलाता है। कौन कौन सी क्षेत्र को इसमें हम सम्मिलित करते हैं, वो तमाम बिंदुओं पर अध्ययन करने वाले। सबसे पहले देखिए, नए जिलों के हिसाब से पूर्वी मैदानी भाग में 16 जिलों को हम काउंट करते हैं। 16 जिलों में देखिए अलवर, अलवर को हम थोड़ा बहुत अरावली में भी पढ़ लेते हैं। इसका थोड़ा बहुत भाग जो है पूरी मैदानी भाग में भी आता है। खेड़तल तिजारा का भाग आता है, भरतपुर आता है, डीग जो नया जिला बना है उसका भाग आता है, धौलपुर का आता है, करौली, सवाई माधोपुर, ये जो चंबल के किनारे सारे जो जिले हैं ये भी आते हैं। टोंक आता है, भीलवाड़ा आता है, अजमेर आता है। यदि बात करें अजमेर संभाग की, तो अजमेर संभाग के टोंक, भीलवाड़ा और अजमेर को, जिसका आंशिक भाग इसमें सम्मिलित करते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जो है, तीनों माही नदी और उसके जो सहायक नदियों वाला क्षेत्र, ये भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। दौसा जो कि जयपुर का पड़ोसी जिला है, वो भी इसमें सम्मिलित होता है। जयपुर व पूर्वी सलुम्बर जो कि नया जिला बना है, इसको भी हम सम्मिलित करते हैं। जो पश्चिमी सलुम्बर है वो अरावली में सम्मिलित किया जाता है। तो ये कुल मिला के 16 जिले हैं, या कुल जिलों का आंशिक भाग कुल मिलाकर यदि बात करें तो 16 जिले इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अब देखिए, निर्माण काल कौन सा रहता है भाई? प्लिस्टोसिन काल, मतलब होलोसिन से पहले वाला जो क्वार्टनरी युग चल रहा है ज्योग्राफी स्केल के अकॉर्डिंग, उसका जो प्लिस्टोसिन काल है इसमें इसका निर्माण होता है। प्लिस्टोसिन काल में हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भी पढ़ा था कि ये दो जो क्षेत्र है, भौतिक प्रदेश है, वो प्लिस्टोसिन काल में उत्पन्न हुए हैं या इनका निर्माण इस समय हुआ है। यदि बात करें अरावली, तो राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश, उसके बाद में नंबर आता है हाड़ौती का, उसके बाद जो है मरुस्थलीय प्रदेश, और लास्ट में जो अपना बनता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। निर्माण क्रिया कैसे हुई भाई? जलोढ़ मृदा का निक्षेपण, जो देखिए गंगा नदी तंत्र, आगे हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र जो है उसकी अधिकतर नदियों द्वारा जलोढ़ मृदा का निक्षेपण करके इस मैदान का निर्माण किया गया है। ठीक है भाई, यहां तक 3 बिंदु आपके क्लियर हो जाने चाहिए। प्लिस्टोसिन युग में इसका निर्माण होता है। कैसे होता है? जलोढ़ मृदा का निक्षेपण के द्वारा 16 जिलों को इसमें सम्मिलित किया गया। भौगोलिक स्थिति कहां पर है भाई? देखिए, उत्तर पूर्व भारत के गंगा यमुना मैदान का हिस्सा है ये। देखिए, ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है, उत्तर भारत में बहती है। उत्तर भारत में बहती हुई यहाँ पर पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से होती बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी एक सहायक नदी है यमुना नदी। ये तो है गंगा नदी, ये है यमुना नदी। अब यमुना की एक सहायक नदी है अपनी, कौन सी? चंबल नदी। चंबल नदी जो इटावा के निकट उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी खुद कहाँ पर मिलती है कमेंट बॉक्स में बताना, जो गंगा में जाकर मिल जाती है। अब देखिए, इस संबल की अनेक सहायक नदियां हैं। इधर से जो है बनास है, ये ब्राह्मणी है, ये मेज है, चाकण है। ये कौन कौन सी है?
देखिए बामणी है, मेज है, चाकण है, बनास जो कि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इधर से देखते हैं काली सिंध आ गई आपके, काली सिंध है। इधर से आप देखोगे तो पार्वती है, पार्वती है, एक नदी और है सहायक नदी, उसका नाम है कुन्नू। तो ये तमाम जो सहायक नदियां हैं, चाहे गंगा, इस संपूर्ण जो क्षेत्र है गंगा की, आप पढ़ोगे आगे, गंडक, घाघरा, कोसी, ये जो है गंगा की सहायक नदियां। मतलब कुल मिलाकर कहने का ये है कि ये तमाम जो नदियां हैं, गंगा और उसकी सहायक नदियां मिलाकर एक तंत्र का निर्माण करती है, उसी नदी तंत्र का हिस्सा है, या यूं कहें कि गंगा यमुना मैदान का हिस्सा है अपना ये पूर्वी मैदानी भाग। देखिए दक्षिण में माही नदी बेसिन से संबंध रखता है। अब देखिए ये तो होता है अपना, आगे हम देखेंगे, अभी अभी देखा था हमने पिछली वाली स्लाइड में, ये वाला क्षेत्र तो हमने देख लिया गंगा यमुना तंत्र का हिस्सा है। ये वाला जो पार्ट है, ये माही और उसकी सहायक नदियां हैं, उनसे मिलाकर बनता है। तो ये तमाम जो इस वाला क्षेत्र है, इसको हम बोलेंगे पूर्वी मैदानी भाग। यहां तक तुम्हारा सारा जो है मैटर क्लियर हो जाना चाहिए भाई। अब देखिए क्षेत्रफल की बात करें तो राज्य का कितना हिस्सा, यदि 100% प्लॉट भारत अपने राजस्थान का माने तो उसमें से 23% जो भाग है वो पूरी मैदानी भाग कहलाता है। और राज्य की कुल जनसंख्या का 39% पार्ट यहाँ पर निवास करता है। मैंने एक बात कही थी आपको, 61.11% भाग किसके पास है, मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। और लगभग कितना 23% भाग कहां पर आता है, पूर्वी मैदानी भाग में, पूर्वी मैदानी भाग में। अब देखिए इसमें जनसंख्या कितनी, 40% जनसंख्या निवास करती है, यहाँ पर 39% जनसंख्या निवास करती है। देखिए 23% भाग पर 39% जनसंख्या निवास, और 61.11% भाग पर 40% जनसंख्या निवास। मतलब अधिक भाग पर कम जनसंख्या निवास करती है, तो घनत्व कैसा होगा, कम घनत्व होगा, कम घनत्व यहां पर होगा। इधर देखिए कम भाग पर अधिक जनसंख्या रहती है, मतलब है अधिक घनत्व होगा, अधिक घनत्व होगा। तो क्या निकल कर आया कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की अपेक्षा पूर्वी मैदान में अधिक जन घनत्व मिलता है। और यदि राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो टॉप जन घनत्व वाले जो जयपुर और भरतपुर जो जिले हैं, वो इसी वाले पार्ट में आते हैं, पूर्वी मैदानी भाग का ही हिस्सा है। यहाँ पर देखिए जलवायु कैसी मिलती है, आर्द्र जलवायु है, ना तो अति आर्द्र है ना उप आर्द्र है, यहाँ पर आर्द्र जलवायु मिलती है। और जो वर्षा की मात्रा है वो 50 से 80 सेंटीमीटर के आसपास है, ना तो अधिक वर्षा होती है ना कम वर्षा होती है। ढाल देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर है, पूर्वी मैदानी भाग का यदि ढाल देखे तो पूर्व अपने पश्चिम से पूर्व की ओर है। कैसे पता चलेगा, देखो चंबल इधर से आती है, इधर की तरफ चलती है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर अपन देख सकते हैं। बनास भी इधर से इधर जा रही है, बाणगंगा भी अगर देखेंगे तो इधर से इधर जा रही है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि पूर्वी मैदानी भाग का जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, मृदा कैसी मिलती है, अब जलोढ़ निक्षेप है तो मृदा कैसी मिलेगी भाई, जलोढ़, जिसे हम दोमट मृदा भी कहते हैं, सबसे उपजाऊ मृदा है ये, सबसे उपजाऊ मृदा है। तभी तो पूर्वी मैदानी भाग को समृद्ध भाग माना जाता है। यदि राजस्थान की दृष्टि से देखें तो कृषि समृद्ध क्षेत्र ये माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ जो है मृदा मिलती है। प्रमुख नदियां कौन कौन सी, चंबल है, चंबल के बाद में बनास जो कि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, माही नदी मिलती है यहाँ पर, बाणगंगा, वे इनकी सहायक नदियां पूर्वी मैदानी भाग का पार्ट मानी जाती है। आगे देखिए मुख्य व्यवसाय कौन सा है, अब यहां पर देखिए जलोढ़ मृदा है तो मुख्य व्यवसाय कैसा है, कृषि का है। हालांकि औद्योगिक क्रांति के बाद यहां पर यदि बात करें या वर्तमान युग की बात करें तो यहाँ पर उद्योग धंधे भी खूब स्थापित किए गए, लेकिन मुख्य व्यवसाय अभी भी क्या है, भारत का भी मुख्य व्यवसाय कृषि माना जाता है, राजस्थान का भी कृषि माना जाता है, और पूर्वी मैदानी भाग का भी कृषि माना जाता है। मुख्य फसलों में यदि बात करें तो गेहूं, जौ, चना, जवार, मक्का, ये तीन तो रबी की फसल है भाई, और ये खरीफ की फसल है। बाजरा ये भी खरीफ की फसल है, ये भी खरीफ की फसल है, ये रबी की फसल है, ये खरीफ की फसल है। ये मतलब ये सारी की सारी जो फसलें हैं, गेहूं, जौ, चना, जवार, मक्का, बाजरा, तिलहन, सरसों, मूंग, उड़द, अरहर, गन्ना, ये सारी की सारी फसलें यहाँ पर उगाई जाती है। हालांकि यहाँ से सवाल आपको कोई नहीं पूछेगा, डिस्क्रिप्टिव यदि आपको लिखना है तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। सिंचाई के साधन देखिए, कुएं, नलकूप, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई यदि
बात करें कि किससे की जाती है तो कुएं व नलकूप के द्वारा की जाती है। और पूर्वी मैदानी पार्ट में भी कुएं व नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है। यदि बात करें नेहरू द्वारा कहां पर, तो आपके गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर है हनुमानगढ़ मुख्य। ऐसे तो इंदिरा गांधी नहर जो है पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भाग को घेरती है, लेकिन नेहरू द्वारा मुख्य सिंचाई गंगानगर हनुमानगढ़ में की जाती है। तालाबों द्वारा तालाबों द्वारा तालाबों द्वारा कहां पर की जाती है, भीलवाड़ा में की जाती है। कहां पर की जाती है रे, भीलवाड़ा में की जाती है। ठीक है, अर्थ क्लियर है। आगे चलो, आगे अब बात करा तो पूर्वी मैदान के कता उपभाग है, सारे अभी देखेंगे। 3 जो उपभाग है उनके बारे में अध्ययन करने वाले। पहले की यदि आप बात करा तो कौन सो है, माई बेसिन जखन और कहीं के बागड़ प्रदेश भी केवे, और 56 का मैदान भी अपन बोल सका। मतलब पूरी मैदान के उपभाग हम पढ़ेंगे, इसके पार्ट हम पढ़ेंगे, अलग अलग पार्ट में बांट कर इसको पढ़ेंगे तो और आसान हो जाएगा। यदि पहले पार्ट की बात करें तो माही बेसिन या बागड़ प्रदेश या 56 का मैदान, ये वाला क्षेत्र कहां पर है भाई। यदि बात करें ये दक्षिणी राजस्थान है। दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो ये अपना कौन सा है, बांसवाड़ा है। कौन सा है, बांसवाड़ा है। ये कौन सा है, डूंगरपुर है। डूंगरपुर है। ये कौन सा है, प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ है। अब देखिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला ये जो पार्ट है ये माही बेसिन कहलाता है। यदि बात करें माही बेसिन क्यों कहलाता है, यहां पर एक नदी बहती है भाई। कौन सी नदी बहती है आपके, यहां पे देखिए नदी बहती है। नदी बहती है, कौन सी है, माही नदी, जो मध्य प्रदेश से निकल के राजस्थान में प्रवेश करके फिर गुजरात से होती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये माही नदी है तथा इसकी जो सहायक नदियां हैं चाप, अन्नास, इधर से एक नदी आती है एराव, इधर से आती है एक जाखम, इधर से आती है एक सोम। कहने का मतलब यह है कि माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा मिलकर एक क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, माही बेसिन या बागड़ प्रदेश बोला जाता है। इसका प्राचीन नाम यदि बात करें तो प्राचीन में इस वाले क्षेत्र को पुष्प प्रदेश कहा जाता था। कई बार एग्जाम में सवाल यहां से पूछा जा सकता है। प्रमुख नदी कौन सी, माही, और उसकी सहायक नदी की बात करें तो चाप, अनास, एराव, जाखम, सोम, ये तमाम जो सहायक नदियां हैं वो किसकी है, आपके माही की। आगे हम पढ़ेंगे जब राजस्थान का जल प्रवाह पढ़ेंगे तो। देखिए विशेष क्षेत्र की यदि बात करें तो 56 का मैदान, इस वाले पार्ट में 56 का मैदान पूछा जाता है। 56 का मैदान का 56 की पहाड़ियां हमने देखी, 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां कहां पर पड़ी भाई, 56 की पहाड़ियां कहां पर है, बाड़मेर में। बाड़मेर में स्थित पहाड़ियां जो है 56 की पहाड़ियां कहलाती है। अब देखिए 56 का मैदान देख लीजिए भाई, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के बीच 56 गांवों का समूह है। बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के बीच 56 जो समतल गांवों का समूह है वो क्या कहलाता है, 56 का मैदान कहलाता है। ये तो देख लीजिए आपके प्रतापगढ़, और ये देख लीजिए बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, इसके मध्य ये जो है, ये जो 56 गांवों का समूह है ये क्या कहलाता है, 56 गांवों का समूह क्या कहलाता है, 56 का मैदान कहलाता है। याद रखना 56 का मैदान किसके बीच है, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 गांवों का समूह 56 का मैदान कहलाता है। 100 टापुओं वाला क्षेत्र किसे कहते हैं भाई, 100 टापुओं वाला क्षेत्र आपके बांसवाड़ा कहलाता है, याद रखना ये। अब देखिए कांठल क्षेत्र, कांठल क्षेत्र किसे कहते हैं, प्रतापगढ़ जिला। ये जो प्रतापगढ़ जिला है, प्रतापगढ़ जिले का माही नदी बेसिन का तटीय भाग, मतलब प्रतापगढ़ में जो माही नदी है उसका तटीय भाग है, उसे क्या कहते हैं, उसे कांठल प्रदेश कहते हैं या कांठल क्षेत्र कहते हैं। तो कांठल कहां पर है, प्रतापगढ़ में है। और 56 का मैदान कहां पर है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच है। कांठल पर्टिकुलर यदि शब्दावली यदि यूज की जाती है तो प्रतापगढ़ के लिए यूज की जाती है। 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच 56 गांवों का समूह है। 100 द्वीपों का, 100 टापुओं का क्षेत्र बांसवाड़ा को कहते हैं। यहां तक तमाम बिंदु आपके कंटेस्ट हो चुके होंगे, ठीक है। यदि अच्छा लगे क्लास तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ सर अच्छी लग रही है।
अब देखिए दूसरा पार्ट, पहला हमने देखा माही बेसिन, दूसरा देख रहे चंबल बेसिन। चंबल बेसिन की बात करें तो ये देखिए इसका क्षेत्र कहाँ आता है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। यदि बात करें तो देखिए कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ी से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती हुई चंबल नदी उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। मतलब कहने का यह है कि कोटा से लेकर धौलपुर तक जो चंबल वाला क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, चंबल बेसिन कहलाता है। अब देखिए चंबल बेसिन है तो प्रमुख नदी कौन सी होगी, चंबल और उसकी सहायक नदियां होगी। जैसे हमने देखा बामणी, मेज, चाप, बनास, आपके इधर से काली सिंध, पार्वती, कुन्नू, ये जो तमाम नदियां हैं ये चंबल और उसकी सहायक नदियों वाला क्षेत्र ही चंबल बेसिन कहलाता है। भौगोलिक विशेषता क्या है इस क्षेत्र की, चंबल द्वारा अवनलिका अपरदन से बना क्षेत्र। देखिए चंबल जो नदी है अवनलिका अपरदन करती है, बीड क्षेत्र का निर्माण करती है, बेडलैंड टोपोग्राफी का निर्माण करती है। मतलब अवनलिका अपरदन के लिए भारत में नदी कौन सी जानी जाती है, चंबल नदी जानी जाती है अवनलिका अपरदन के लिए। कौन सी नदी, चंबल नदी। ये क्या क्या, एक तो डांग का निर्माण और एक बीड़ का निर्माण करती है। इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, डांग क्षेत्र कहते हैं, और बीड़ का निर्माण करती है। बीड़ का निर्माण कौन सी नदी करती है, चंबल नदी करती है। अब देखिए दो शब्दावली यहां पर आई, एक तो डांग और एक बीड़। डांग और बीड़ यदि बात करें तो देखिए डांग किसे कहते हैं, बीड़ किसे कहते हैं। डांग में क्या होती है, छोटी छोटी पहाड़ियां भी होती है भाई, छोटी 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 पहाड़ियां, पहाड़ियां प्लस क्या होते हैं, गहरे नाले होते हैं, गहरे नाले होते हैं। इसकी यदि बात करें, इसकी यदि बात करें तो बीड़ में जो होते हैं क्या, गहरे 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 खड्डे होते हैं, गहरे गहरे खड्डे होते हैं बीड़ में। और डांग में देखिए छोटी छोटी पहाड़ियां भी होती है और गहरे नाले होते हैं। यहां पर देखिए कृषि, आंशिक कृषि के आसार रहते हैं, आंशिक कृषि के आसार रहते हैं, कृषि के आसार यहां पर रहते हैं, क्योंकि यहां पर थोड़ी बहुत कृषि कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन यहां पर कृषि नहीं कर सकते, कृषि नहीं कर सकते यहां पर। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि गहरा गहरा खड्डा ही खड्डा है भाई। अब खड्डा में कृषि थोड़ी है, इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, है ना। अब ये बीड़ क्षेत्र है और ये डांग क्षेत्र है, ये डांग क्षेत्र है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे यदि बात करें, देखिए विशेष, बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है डांग की रानी। डांग की रानी किसे कहते हैं, करौली को कहते हैं। अरे रानी ई की मात्रा आ रही है, करौली ई की मात्रा आ रही है। राजा, राजा धौलपुर, धौलपुर और भरतपुर ऐसी दो रियासत है। भरतपुर रियासत को तो आप जानते ही हो, महाराजा सूरजमल को जानते ही हो। तो धौलपुर और भरतपुर राजस्थान में दो जाट रियासतें थी, तो यहाँ के राजा का नाम याद रखना है, मतलब डांग का राजा धौलपुर, डांग की रानी करौली। ये वही करौली, वही मदन पाल है जो 1857 की क्रांति में यहाँ के शासक अंग्रेजों का जो क्या है साथ देते हैं, वही करौली है। डांग लैंड किसे कहते हैं, करौली के पठारी बाग की अनियमित पहाड़ियां जहां पर जो है डाकू निवास करते हैं। दस्यु क्षेत्र, दस्यु का मतलब क्या होता है, डाकू। तो जो डाकू वाला क्षेत्र है उसे ही कहते हैं भाई क्या, डांग लैंड। करौली के पठारी बाग की अनियमित पहाड़ियों को क्या कहते हैं, डांग लैंड कहते हैं। राज्य में सर्वाधिक भीड़ कहां पर है, सर्वाधिक भीड़ की यदि बात करें तो आपके धौलपुर में। कहां पर है, धौलपुर में। तो ये चार फैक्ट भी आप याद रखना भाई। आगे देखिए तीसरा पार्ट, पहला हमने देखा माही बेसिन, दूसरा चंबल बेसिन, तीसरा देख रहे हैं बनास और बाणगंगा बेसिन। बनास और बाणगंगा बेसिन ये कहां पर आता है भाई, इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है आपको पता है। बनास नदी जो आपके पूर्वी उदयपुर, पूर्वी राजसमंद जहां से निकलती है, पश्चिमी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, पश्चिमी सवाई माधोपुर, ये तो आता है आपके बनास वाला क्षेत्र। अब बात करें बाणगंगा, बाणगंगा में देखिए जयपुर और दक्षिणी अलवर। तो बात करें बनास और बाणगंगा बेसिन में इस वाले क्षेत्र को हम सम्मिलित करते हैं,
उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर और अलवर वाला पार्ट बनास और बाणगंगा बेसिन में सम्मिलित किया जाता है। प्रमुख नदियां कौन सी है? बनास, बाणगंगा और उसकी सहायक नदियां इसमें हम सम्मिलित करते हैं। आगे चलिए भाई, उपभाग। अब देखिए बनास और बाणगंगा जो बेसिन है इसके उपभाग हम पढ़ेंगे ताकि ये और सरल हो जाए और एग्जाम में यहां से किसी भी प्रकार का यदि सवाल बनता है तो हम आसानी से उसको हल कर सके। आप चिंता ना करें, जैसे ही भौतिक प्रदेश पूरा होगा तो हम जो बाकी जो कुछ ही बचेगा, हालांकि कुछ भी नहीं बच रहा, 99.99% जो है फैक्ट यहां पर कवर कर लिए जाएंगे, लेकिन फिर भी 0.1% कुछ बचता है तो हम ऑब्जेक्टिव सवाल के माध्यम से उनको भी कवर कर लेंगे। उपभाग देखिए, रोही का मैदान, रोही दोहाब, दोहाब दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उपजाऊ क्षेत्र दोआब कहलाता है। तो रोही की बात करें तो जयपुर से भरतपुर तक रोही का मैदान। बाणगंगा व यमुना नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ क्षेत्र क्या कहलाता है? रोही का मैदान कहलाता है। कहां? जयपुर, दौसा, भरतपुर। ये देखिए जयपुर से लेके भरतपुर तक, दौसा थोड़ा नीचे आ जाता है भाई, यहाँ पर दौसा का हल्का सा पार्ट आता है इसमें। तो जयपुर से लेके भरतपुर तक ये वाला जो क्षेत्र है क्या कहलाता है? रोही का मैदान कहलाता है। और इस उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण कौन? बाणगंगा और यमुना नदियों द्वारा किया जाता है। यमुना की छोटी छोटी जो सहायक नदी की बात करें और बाणगंगा, मुख्यतः बाणगंगा द्वारा रोही के मैदान का निर्माण किया जाता है। तो उपभाग में पहला क्या याद रखोगे? रोही का मैदान याद रखोगे। कहां? जयपुर से लेके भरतपुर और बाणगंगा व यमुना नदियों द्वारा निर्मित। ठीक है, 3 फैक्ट याद रखना। आगे चलते, दूसरा मालपुरा करौली का मैदान। ये देखिए मुख्यतः जो है अपने बाणगंगा और बनास वाला क्षेत्र है। मालपुरा से लेके करौली तक, मालपुरा टोंक से लेके करौली तक का जो भाग है वो क्या कहलाता है? मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। देखिए टोंक, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर और करौली। ये टोंक में कौन सा है? मालपुरा है। मालपुरा से लेके करौली तक का ये जो पार्ट है इसे क्या कहते हैं? मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं। और बनास व बाणगंगा दोहाब क्षेत्र, देखिए इधर तो है बनास, ये बनासी तो नदी है, यहां से निकल राजसमंद से निकलकर इधर से होती हुई यहां तक जाती है। सवाई माधोपुर में जाकर, सवाई माधोपुर में जाकर, सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में जाकर जो है बनास नदी किससे मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये करौली का पार्ट भी थोड़ा बहुत लास्ट में इधर से घेरती है। तो बनास और बाणगंगा, बाणगंगा, ये बनास और बाणगंगा के बीच वाला जो क्षेत्र है इसे मालपुरा करौली का मैदान कहा जाता है। मुख्यतः बनास नदी का इसमें योगदान रहता है। तो 2 पार्ट पढ़े, कौन कौन सा वापस देख लीजिए। एक तो आपके रोही का मैदान, रोही में 3 फैक्ट याद रखना है, जयपुर से भरतपुर तक है और बाणगंगा व यमुना नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ क्षेत्र है। उपभाग की बात करें तो दूसरा है मालपुरा करौली का मैदान। क्या याद रखोगे? मालपुरा टोंक से लेकर करौली तक विस्तृत है और बनास व बाणगंगा दोहाब क्षेत्र को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तीसरे की यदि बात करें तो पिडमांट का मैदान पूछा जाता है। पिडमांट का मैदान कहाँ है भाई? पिडमांट का मैदान यदि पर्टिकुलर एक जिले का नाम पूछे तो राजसमंद करके आना है कहां से कहां तक? ये आपके गिरिपदीय क्षेत्र कहलाता है। ये क्या होता है भाई? ये मान लो ये पर्वत है, ये वाला जो क्षेत्र होता है ना, ये क्या कहलाता है? ये पिडमांट कहलाता है, गिरिपाद क्षेत्र कहलाता है। गिरिपाद क्षेत्र क्या कहलाता है? पिडमांट कहलाता है। ठीक है, कहां से? देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा तक विस्तृत है। देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा तक पर्टिकुलर बात करें तो राजसमंद में है पिडमांट का मैदान, देवगढ़ राजसमंद में। एक प्रकार का गिरिपद का मैदान है। गिरिपद मैदान है जो पहाड़ियों के ढाल के नीचे स्थित होता है। ये पहाड़ी है, इसका ढाल है, इसके नीचे जो स्थित होता है यहाँ पर यह पर्वत मैदान पिडमांट का मैदान कहलाता है। बनास नदी का मैदान जो है इसके अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं इसको, मतलब बनास नदी द्वारा निर्मित ये मैदान है। पिडमांट में क्या याद रखोगे? देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा तक गिरिपद मैदान है जो पहाड़ियों के ढाल के नीचे स्थित होता है, उनके गिरिपाद में स्थित होता है और बनास नदी द्वारा निर्मित ये मैदान है।
अब इसमें चौथा देखिए खेराड़ या मालखेराड़ प्रदेश। मालखेराड़ प्रदेश नाम आते ही आपको भीलवाड़ा याद रखना है। जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक तक का विस्तृत जो भाग है वो खेराड़, यहाँ पर खेराड़ी बोली भी बोली जाती है। आगे हम देखेंगे राजस्थान की बोलियों में जब कला और संस्कृति पढ़ेंगे तो कौन सी नागरचौल कहाँ पर बोली जाती है, काठेड़ी कहाँ पर बोली जाती है, मेवाड़ी कहाँ पर, रागड़ी, खेराड़ी, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो खेराड़ मालखेराड़ प्रदेश विषय बोलते हैं। जाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य बनास नदी बेसिन का भाग ही इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए वापिस जो चीजें पढ़ी, एक क्विक रिवीजन वापिस मान लेते हैं। फैक्ट जो जितने भी इसमें बन रहे हैं, कितने जिले हमने सम्मिलित किए, 16 जिले सम्मिलित किए। कितने जिले हमने सम्मिलित किए, 16 जिले इसमें सम्मिलित किए। कब का ये इसका निर्माण काल है, प्लिस्टोसिन युग माना जाता है। निर्माण क्रिया जलोढ़ मृदा निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। राज्य का 23% भाग ये रखता है। राज्य की 39% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। यहाँ की मृदा जलोढ़ या दोमट जो मृदा है वो कहलाती है, पूर्वी मैदानी भाग की मृदा को क्या कहते हैं, जलोढ़ या दोमट मृदा कहते हैं। या यूं कहें कि यहाँ पर जलोढ़ या दोमट मृदा पाई जाती है, जो कि सर्वाधिक उपजाऊ मृदा मानी जाती है। यहाँ पर वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर है। इसका ढाल है जो पश्चिम से पूर्व की ओर है। यहाँ पर जलवायु कैसी है, आर्द्र जलवायु है। प्रमुख नदियां कौन सी है, चंबल, बनास और बाणगंगा व माही नदियां यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां मिलकर पूर्वी मैदान का निर्माण करती है। आगे देखिए माही बेसिन, जिसे हमने बांगड़ प्रदेश भी नाम दिया था, 56 का मैदान भी नाम दिया था। दूसरा पार्ट हमने देखा था इसका चंबल बेसिन, जो चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित होता है। उसके बाद देखा था बनास व बाणगंगा बेसिन। बनास और बाणगंगा नदियां जो है मिलकर जो एक मैदान का निर्माण करती है, उस बेसिन को क्या बोलते हैं, बनास बाणगंगा बेसिन। अब देखिए माई बेसिन में हमने 3 जिलों को सम्मिलित किया था, दक्षिणी राजस्थान की डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को। हमने देखा था 56 गांव। 56 गांव मतलब बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में 56 गांवों के समूह को हमने क्या नाम दिया, 56 के मैदान नाम दिया। इसका प्राचीन नाम क्या है, पुष्प प्रदेश है। कांटल हमने कहा था कि माही नदी के आसपास का क्षेत्र जो है प्रतापगढ़ में क्या कांटल कहलाता है। 100 टापुओं वाला क्षेत्र हमने जिसको नाम दिया था वो था बांसवाड़ा। ठीक है, उसके बाद हमने चंबल बेसिन में देखा कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर वाला क्षेत्र इसमें सम्मिलित करते हैं। डांग और बीहड़ में हमने बताया था कि डांग ऐसा क्षेत्र है जहां पर छोटी मोटी जो है पहाड़ियां भी मिलती है तथा गहरे नाले भी मिलते हैं। बीहड़ में सिर्फ क्या मिलते हैं, अवनलिका प्रदान है, मतलब गहरे गहरे खड्डे मिलते हैं। डांग की रानी हमने करौली को देखा, डांग का राजा धौलपुर देखा। डांगलैंड क्षेत्र जो है हमने अच्छी तरीके से आपको बता दिया था। अब देखिए बनास व बाणगंगा की यदि बात करें तो ये वाला क्षेत्र हमने पढ़ लिया था कि इस क्षेत्र को मिला के यहाँ पर एक बेसिन का निर्माण होता है, जिसे क्या बोलते हैं, बनास व बाणगंगा बेसिन बोला जाता है। उपजाऊ दोआब है ये। और पिडमांट हमने कहा देवगढ़, राजसमंद से लेके भीलवाड़ा तक विस्तृत जो है ये गिरिपाद जो क्षेत्र है पिडमांट कहलाता है। मुख्य यदि बात करें तो देवगढ़ जो है राजसमंद वाला क्षेत्र पिडमांट कहलाता है। रोही का मैदान हमने देखा, जयपुर से लेकर भरतपुर का क्षेत्र जो है वो रोही का मैदान, जिसका मुख्य से निर्माण बांगंगा व यमुना नदियों द्वारा किया जाता है। खेराड़ क्षेत्र हमने देखा, भीलवाड़ा के आसपास वाला क्षेत्र जो है खेराड़ प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। कुल मिला के ये एक छोटा सा टॉपिक था, पूरी मैदानी भाग था। यहाँ से जितने भी सवाल बनने चाहिए इस क्लास से बाहर नहीं जाएंगे, इतना आप विश्वास रखिए। यदि आपको समझ में आ जाएगा, वैसे तो 100% समझ में आ जाएगा इस क्लास को, यदि आप ठंडे दिमाग से देखोगे। यदि पहले किसी ने कुछ पढ़ रखा है तो 2 की स्पीड से देख लेना, जिसने कुछ नहीं पढ़ रखा है उसको इसी स्पीड में देखना, और एक बार आपको 100% समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो दोबारा देखना, उसके बाद देखने की जरूरत नहीं है। रिवीजन के लिए जरूर देखना, क्योंकि पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो निश्चिंत होकर पढ़ाई करें। आपको हिस्ट्री जो है खोकर सर के द्वारा कंप्लीट करवा दी जाएगी। आपको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जो है वो राजनीति जो है अपने मैडम जो है उनके द्वारा करवा दी जाएगी। कंप्यूटर जो है अपने सर आएंगे वो आपको पढ़ा देंगे। बाकी मैथ, इंग्लिश और हिंदी की क्लासें भी जल्द आपको लग जाएगी। क्लास संस्कृति और ज्योग्राफी मैं खुद पढ़ाऊंगा, तो निश्चिंत रहे। आपकी चाहे वाहन चालक हो, चाहे पटवार हो, चाहे चतुश्रेणी कर्मचारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे अन्य भर्तियां हो, चाहे 3rd ग्रेड की हो, कोई सी भी भर्ती हो जिसमें राजस्थान का पार्ट आता है या जो मैंने बताए उन बिंदुओं से कोई सवाल आएंगे तो यहाँ पर आपको निश्चित तौर पे बहुत फायदा मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।